फिर एक कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हो गई। कमरा नीम तारीख था। वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। दाईं तरफ दीवार के साथ एक पड़ी हुई कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बंधा हुआ पड़ा था। दरियाब पलट कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे में वो किसी से टकरा कर गिर पड़ी। उसके हलक से खौफनाक चीख निकली। उसने सर उठाकर देखा, उसके सामने देव कामत खामोश खड़ा था। अंधेरे में भी उसकी सुर्ख आंखों से शोले बरस रहे थे। दरियाब इंतहाई दहशतज़दा नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उसे अपने सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। इसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। एक साए ने झाड़ियों से निकलकर उस पर छलांग लगा दी थी। वो तेजी से एक तरफ हट गई। वो कोई भेड़िया था जिसने उस पर छलांग लगाई थी। वो एक तरफ ना हट जाती तो उसकी जिद में आ जाती, लेकिन उसकी एक तरफ हट जाने से भेड़िया अपने ही झोंक में आगे निकल गया। लेकिन फिर वो दूसरे ही लम्हे संभल कर पलटा। दरियाब ने इधर उधर देखा। दरख्त की टूटी हुई मोटी सी शाख उसके करीब पड़ी थी, जिससे उलझ कर वो गिरी थी। उसने जल्दी से डंडे जैसी वो शाख उठा ली और उसे दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। भेड़िया से चंद कदम के फासले पर खड़ा गुर्रा रहा था और उसकी आंखें बलौर की तरह तारीकी में चमक रही थीं। फिर दफतन भेड़िए ने छलांग लगा दी। दरियाब ने दोनों हाथों से डंडा घुमा दिया। डंडा भेड़िए की खोपड़ी पर लगा। पहले वो जमीन पर गिरा, फिर उठकर चीखता हुआ एक तरफ भाग निकला। दरियाब ने डंडा फेंक दिया और एक बार फिर हवेली की तरफ दौड़ लगा दी। अब अगर चाव से अपने साथ किसी और के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह जो कोई भी है उसके आसपास ही कहीं मौजूद है और उस पर हमला आवर होने के लिए मौके की तलाश में है। दरियाब के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो दौड़ते हुए एक बार फिर गिर गई और वो दोनों हाथ ज़मीन से टिकाए बैठी थी। उसका सांस लोहार की धूकनी की तरह चल रहा था और मुंह से कफ बह रहा था। उस पर दहशत तारी थी। उसने इधर उधर देखा। बाएं तरफ खुश्क झाड़ियां चटकने की आवाज़ सुनाई दी और उसके पूरे जिस्म पर खौफ की लहरें सी दौड़ रही थीं। वह ज़ोर ज़ोर से चीखना चाहती थी, मगर उसका हलक खुश्क हो रहा था और उसके ज़हन में एक बार फिर ये सवाल उभरा कि वो कौन हो सकता है जो उसे हवेली तक जाने से रोकना चाहता है। उसके ज़हन में स्टेशन मास्टर और बदहैबत शगन का ख्याल उभरा था, लेकिन ये उनमें से कोई नहीं हो सकता था और वो तो उससे हमदर्दी का इजहार करते रहे थे और उनका हवेली से कोई तलक नहीं हो सकता और वो उसके दुश्मन क्यों होने लगे। खुश्क झाड़ियों के चटकने की आवाज़ फिर सुनाई दी। यूँ लगता था जैसे वो शख्स उसके आसपास ही मौजूद हो और उसके साथ ही बहुत से भेड़ियों के रोने जैसी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें उस तरफ से आ रही थी जहां वो कमाल की लाश छोड़कर भागी थी। वो एक बार फिर उठकर भागने लगी और वो हवेली के सामने पहुंच गई। किला नुमा यह हवेली एक ऊंचे टेले पर थी। उसका दरवाज़ा भी खासा बुलंदी पर था और दरवाजे तक पहुंचने के लिए एक कुशादा रास्ता था और वो उसी रास्ते पर दौड़ती चली गई। अपने साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज़ें भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं। हवेली के दरवाजे से चंद कदम के फासले पर अचानक एक इंसानी हौले ने उनका रास्ता रोक लिया और दरियाब संभलने की कोशिश में गिर गई। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। वो इंसानी होला उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। चांदनी में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। पिचकी हुई नाक और तिरछी आंखें। दरियाब के मुंह से खौफनाक चीख निकली। वो तेवरा कर गिरी और उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। दरियाब को होश आया तो उसने अपने आप को एक मसहरी पर पड़े हुए पाया। पुराने तर्ज की ये मसहरी काफ़ी कुशादा थी। जब ये बनाई गई होगी तो उस पर कैनोस भी होगा, लेकिन अब कैनोस नहीं थी। चारों पायों पर ऊपर की तरफ पतले बांस के डंडे लगे हुए थे। ये डंडे गालबन मच्छरदानी ताड़ने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त इन डंडों पर मच्छरदानी भी नहीं थी। दरियाब मसहरी पर चित लेटी छत को घूरती रही। छत खासी ऊंची थी। उस पर सितारे झलमला रहे थे। वो पहले तो यही समझी थी कि आसमान के नीचे पड़ी है, लेकिन जब उसके हवास किसी कदर बहाल हुए तो उसे एहसास हुआ कि उसके सर पर खुला आसमान नहीं है। और जब यह हवेली तमीर की गई थी जो छत पर शीशे के टुकड़ों से
नक्शो निगार बनाए गए थे। इम्तदाद और ज़माना से शीशे के बेशतर टुकड़े गिर गए और अब छत पर कहीं कहीं शीशे का कोई टुकड़ा टिका रह गया था और शीशे के ये टुकड़े इस तरह चमक रहे थे जैसे आसमान पर बहुत दूर सितारे झलमला रहे हों। ज़रियाब का सर बड़ी शिद्दत से दुख रहा था, दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसने सर को हल्के हल्के 2-3 झटके दिए और उठकर बैठ गई। वो हैरान हो रही थी कि यह कौन सी जगह है और वो यहाँ कैसे पहुँच गई। जब उसके हवास पूरी तरह बहाल हुए तो उसे सब कुछ याद आने लगा। वो रेलवे स्टेशन के एक मुलाजिम कमाल के साथ हवेली की तरफ आ रही थी। जंगल में किसी पुरअसरार आदमी ने उसे खंजर मारकर कत्ल कर दिया था और वो अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई किसी न किसी तरह हवेली के गेट के सामने पहुंच गई थी। लेकिन हवेली के गेट तक पहुंचने से पहले किसी ने उसका रास्ता रोक लिया था और वह रेलवे मुलाजिम बदहैबत तिरछी आंखों वाला शगन था, जिसे देखकर उसका खौफ अपनी इंतहा को पहुंच गया और उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। लेकिन उसे यहाँ कौन लाया और वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोल कर देखने लगी। वो ठीक ठाक थी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ज़रियाब मसहरी से उतर आई और इधर उधर देखने लगी। ये कमरा खासा वसी और अरीज था। आतिशदान के कार्नस पर एक लैंप रोशन था। इतने बड़े कमरे के लिए ये लैंप नाकाफ़ी था, लेकिन बहरहाल उसकी रोशनी ढारस बंधाने के लिए काफ़ी थी। आतिशदान के करीब एक टेबल पर अपना सूटकेस रखा हुआ देखकर वो चौंक गई। उसे अच्छी तरह याद था कि जब जंगल में कमाल को खंजर से हमला करके कत्ल किया गया था तो वो खौफजदा होकर भागी थी और सूटकेस उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर गया था। ये सूटकेस यहाँ कैसे आया? और फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब भी घर लिया। शायद शगन लेकर आया हो और उसे भी शायद शगन ही उठाकर हवेली के अंदर लाया होगा। लेकिन दफतन उसके ज़हन में एक और सवाल उभरा, क्या यह वाकई हवेली थी या कोई और जगह? उसने सूटकेस की तरफ देखा और उस पर मट्टी लगी हुई थी और फिर ताले पर नजर पड़ते ही वह चौंक गई। ताला खुला हुआ था और उसने जल्दी से आगे बढ़कर सूटकेस का ढकना उठा दिया और अपनी चीज़ें चेक करने लगी। कपड़ों के 3-4 जोड़े, डायरी और ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। सूटकेस की जिप वाली जेब में वो रकम भी मौजूद थी जो उसने हिफाजत के ख्याल से वहाँ रखी थी। उसने डायरी उठाकर खोली और फिर दूसरे ही लम्हे उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। घर से रवानगी से पहले उसने अपने ख़ानदान के बाद बुज़ुर्गों की चंद तस्वीरें ब्राउन रंग के एक लिफाफे में डालकर वो लिफाफा डायरी में रखा था। उसने सोचा था कि वो ये तस्वीरें नमरान को दिखाकर कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगी, शायद कोई करीबी तलक निकल आए। लेकिन अब तस्वीरों वाला लिफाफा गायब था। उसने डायरी रखकर सूटकेस बंद कर दिया और सोचने लगी कि वो लिफाफा किसने निकाला होगा। लेकिन इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब उसके जहन में नहीं आ सका। अगर वो वाकई हवेली में थी तो अभी तक कोई आदमी उसके सामने नहीं आया था और वह किसी के बारे में क्या सोच सकती थी। अलबत्ता शिगन का ख्याल बार बार उसके जहन में आ रहा था और हवेली के गेट के सामने उसका रास्ता शगन नहीं रोका था। हो सकता है कि सूटकेस भी जंगल से वही उठाकर लाया हो और तस्वीरों वाला लिफाफा भी उसी ने निकाला हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसने तस्वीरें क्यों निकाली थी? हालांकि सूटकेस में अच्छी खासी रकम मौजूद थी, वो ये रकम निकाल सकता था। शगन के बारे में ज़रियाब का ज़हन उलझता जा रहा था। वो रेलवे का मुलाजिम था और बिकौले उसके वो गुज़श्ता 6 साल से छोटे से स्टेशन पर काम कर रहा था। उसका इस हवेली से क्या तलक हो सकता है? शगन ने तो उसके सामने नमरान की बहुत बुराई की थी। नमरान और उसके कदीम हवेली के हवाले से उसके दिल में खौफ बिठाने की कोशिश की थी। उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसे नमरान जैसा शख्स से शदीद नफरत थी। लेकिन वो उसके ताक़ब में हवेली तक क्यों पहुंच गया था और उसने अपने साथी कमाल को क्यों कत्ल कर दिया? दफतन उसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा। वो खंजर खुद उसे कत्ल करने के लिए तो नहीं फेंका गया था और वह फुर्ती से नीचे झुककर बच गई थी और खंजर कमाल के हल्क में प्यूसत हो गया था। अगर वह झुक ना जाती तो खंजर उसके सीने में प्यूसत होता और ये सोचते ही उसे झुरझुरी आ गई। उस पर एक बार फिर खौफ तारी होने लगा। उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और तेज तेज कदम उठाती हुई महराबी दरवाजे के करीब पहुंच गई। उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन ये जानकर उसे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई कि दरवाज़ा बाहर से बंद था।
जिसका मतलब था कि वह इस कमरे में कैद कर दी गई। उसने इधर उधर देखा। आमने सामने की दीवारों में 2 रोशनदान थे, लेकिन ये रोशनदान इतने ऊंचे थे कि वहां तक उसकी रसाई नहीं हो सकती थी। रोशनदानों की बाहर तारीकी थी। ज़रियाब गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। बाएं तरफ दीवार पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग आवीज़ा थी। लैंप की रोशनी पूरी तरह वहां तक नहीं पहुंच रही थी और वो कार्नर से लैंप उठाकर ले आई और उसकी रोशनी में वो पेंटिंग देखने लगी। वो लैंडस्केप था। मुसव्वर जो कोई भी था, उसने तस्वीर कशी में बड़ी महारत का सबूत दिया था। चांदनी रात में खेतों के दरमियान पिगडंडी पर एक हसीन औरत घुटनों पर ठोड़ी टुकाए उदास ही बैठी थी। चांदनी बराह रात उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उदास होने के बावजूद वो बड़ा पुरकशिश चेहरा था। मोटी मोटी गजाली आंखों में भी वीरानी झलक रही थी। पसे मंजर में एक किला नुमा हवेली थी। चांदनी के हवाले से हवेली की इमारत में जो तासर पैदा किया गया था वो बहुत ही पुरअसरार था। मुसव्वर ने बड़ी खूबसूरती से उस तस्वीर में हकीकत का रंग भरा था और वो यकीनन इसी हवेली की तस्वीर थी। लेकिन खेतों के दरमियान पिगडंडी पर बैठी हुई वो औरत कौन थी? क्या हकीकत में उस औरत का कोई वजूद था या महज तस्वीर बनाने का तस्वर था? ज़रियाब सामने वाली दीवार के करीब आ गई और वहाँ भी एक पेंटिंग आवीज़ा थी। ये भी एक लैंडस्केप था, लेकिन उसमें ज़्यादा कशिश नहीं थी। वो वहाँ से हटकर आतिशदान की तरफ आ गई। आतिशदान के ऊपर भी दीवार पर एक पेंटिंग आवीज़ा थी। वो सुनहरी फ्रेम में एक पोर्ट्रेट था। साइज 3 बाई 3 फुट रहा होगा और इस दीवार पर रोशनी ठीक से नहीं पड़ रही थी, जिससे वो पोर्ट्रेट वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। ज़रियाब लैंप हाथ में पकड़े 2-3 कदम पीछे हट गई और लैंप को कदरे ऊपर उठाकर उस पोर्ट्रेट की तरफ देखने लगी। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका दिल उछलकर हल्क में आ गया। लैंप उसके हाथ से गिरते गिरते बचा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल सकी थी। उसके सूटकेस से तस्वीरों वाला जो लिफाफा चोरी हुआ था, उनमें से एक तस्वीर उस शख्स की भी थी जिसका वो इस वक्त पोर्ट्रेट देख रही थी। अपने बाप के इंतकाल के बाद जब उसने सुंदस खानदान के बारे में रिसर्च का फैसला किया था, तो खानदान के बुजुर्गों की वो तस्वीरें उसे अपने बाप के स्टडी रूम की मेज़ की एक दराज से मिली थी और ये तस्वीरें बड़ी एहतियात से स्याह रंग के एक मोटे कागज़ में लपेट कर रखी गई थीं। उसने अपनी वालदा से इन तस्वीरों के बारे में पूछा था। बाज़ तस्वीरों के बारे में तो उसने बता दिया था और बाज़ के बारे में वो भी कुछ नहीं जानती थी। उस तस्वीर के बारे में उसने बताया था कि उसके बाप के आबाओ-अजदाद में से था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। ज़रियाब को इस झटके से संभलने में चंद मिनट लग गए। वो लैंप ऊपर उठाकर उस तस्वीर को गौर से देखने लगी और उस पोर्ट्रेट के बारे में भी मुसव्वर ने अपनी बेपनाह महारत का सबूत दिया था। चेहरा खालस जागीरदाराना था। ये तस्वीर उस शख्स की जवानी के दौर की थी। तस्वीर से उसकी उम्र का अंदाज़ा 30-35 साल तक का लगाया जा सकता है। मुजरब चेहरा, बड़ी नोकदार मूंछें, मोटी मोटी स्याह आँखें, सर पर मखसूस तर्ज की बनी हुई टोपी और ठोड़ी पर मसूर के बराबर नीले रंग का तिल। ये तिल ठोड़ी के ऐन वसत में था और वो बड़ा वजीह शक्ल आदमी था। ज़रियाब गौर से उस पोर्ट्रेट को देख रही थी कि उसकी नज़रें ठोड़ी के उस तिल पर मरकूज थी। उसे याद आ गया कि उसके बाप की ठोड़ी पर भी नीले रंग का ऐसा ही तिल था। वो भी बड़ा खूबरू और हसीन आदमी था। उसकी आंखें भी ऐसे ही मोटी और स्याह थी। ज़रियाब ने बाप की आंखों में अक्सर सितारों की सी चमक देखी थी और उस शख्स की आंखों में भी ऐसी ही चमक नजर आ रही थी। ज़रियाब आंखों और ठोड़ी के तिल से कतई नज़र उस तस्वीर और अपने बाप के चेहरे पर कोई और मुशाबत तलाश करने की कोशिश करने लगी। उसका बाप क्लीन शेव था और साहब तस्वीर के चेहरे पर बड़ी बड़ी नोकदार मूंछें नजर आ रही थी। ज़रियाब इस पोर्ट्रेट को गौर से देख रही थी कि कमरे की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। यूँ लगा था जैसे 2 आदमी बड़ी तेज़ी से एक दूसरे के पीछे दौड़े हों और फिर ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे 2 आदमी एक दूसरे से गुत्थम गथा हो गए हों और उनमें उठा पटक हो रही हो। ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसका हाथ कांपने लगा। उसने लैंप रोशनदान के कार्नस पर रख दिया और मसहरी पर बैठकर छत की तरफ देखने लगी। उठा पटक की आवाज़ें बदस्तूर सुनाई दे रही थी और उसके जिस्म में खौफ की लहरें फैलती चली गईं। छत पर धींगा मुश्ती की आवाज़ें कुछ देर तक सुनाई देती रहीं और फिर एक कर्बनाक चीख सुनाई दी जैसे किसी को कत्ल किया जा रहा हो और उसके फौरन बाद ही सिर्फ एक आदमी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई।
दरियाब का जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था और उसके दिमाग में आंधियां चल रही थी। खौफ की शिद्दत से उस पर हल्का सा लर्जा तारी था। वो बुज़दिल नहीं थी, लेकिन पे दर पे पेश आने वाले वाक़यात और पुरइसरार हालात ने उसके दिलो दिमाग पर खौफ तारी कर दिया था। वो सोच रही थी कि काश उसने स्टेशन मास्टर का कहा मान लिया होता और रात वहीं रह जाती। अगर वह स्टेशन मास्टर का कहा मानकर वहीं रुक जाती तो उसे उन खौफनाक और पुरइसरार किस्म के हालात से दो चार न होना पड़ता और ना ही कमाल को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते। उसे कमाल की मौत का अफसोस हो रहा था। वो बेचारा तो हमदर्द बनकर उसके साथ आया था और मुफ्त में अपनी जान से हाथ धो बैठा। दरियाब अब किसी और पहलू पर सोच रही थी। वो अपने ख़ानदान के बारे में हकीकी तारीख मुरतब करना चाहती थी। उसके लिए उसने लोगों से तावन के लिए अखबारात में इश्तहार दिया था। नतीजा खातर ख्वाह निकला। बहुत से लोगों ने टेलीफोन कॉल्स और खतूत के ज़रिए उसे अपने तावन का यकीन दिलाया था। निमरान भी उस सिलसिले में ख़त लिखकर उसे यहाँ आने की दावत दी थी। वो हवेली में आना चाहती थी, लेकिन रास्ते में अजीबोगरीब और पुरइसरार हालात का शिकार हो गई थी। उसे यहाँ कैद कर दिया गया था और उस वसीअ अरीज़ कमरे की मुनकिश छत, पेंटिंग और वो पोर्ट्रेट देखकर उसे यकीन हो गया था कि यह कमरा भी उसी हवेली ही का हिस्सा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि उसे यहाँ कैद क्यों किया गया और कैद करने वाले कौन थे। अगर निमरान ने उसे कैद किया था तो क्यों, और वो उससे क्या चाहता था। स्टेशन पर शगन और फिर रास्ते में कमाल की बातों से ये साबित हो गया था कि निमरान का तलक सुंदस खानदान से ही था। कमरे में आवीज़ा पोर्ट्रेट और उसके पास से चोरी होने वाली तस्वीर से भी ये साबित हो गया था कि निमरान की उस हवेली और उसके बाप में कोई तलक ज़रूर है। लेकिन उसके बाप ने कभी निमरान या किसी जागीर का तज़किरा नहीं किया था। लेकिन उसके बाप के पास उस तस्वीर की मौजूदगी का क्या मतलब हो सकता था। दरियाब जैसे जैसे सोचती उसका जहन उलझता जा रहा था। ये उलझन निमरान से मुलाकात और गुफ्तगू के बाद ही ख़त्म हो सकती थी। हो सकता है कि निमरान सुबह उसके सामने आए, लेकिन उसके कमरे की छत पर आपस में लड़ने वाले कौन थे। उनमें गालबन एक आदमी मारा गया था और उस कर्बनाक चीख से तो कम से कम यही तासुर मिलता था। सोचते सोचते उसका दिमाग चकरा गया और सर दुखने लगा। उसने दरवाजे की तरफ देखा और वह समझ गई थी कि यह दरवाज़ा अब सुबह से पहले नहीं खुलेगा। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा। 3 बजने वाले थे और वह बिस्तर पर लेट गई। पुरइसरार और खौफनाक सूरत हाल से दो चार होने के बावजूद उसकी पलकें झुकने लगी और कुछ ही देर के बाद वह नींद की आगोश में पहुंच चुकी थी। एक खौफनाक धमाके के बाद से दरियाब की आंख खुल गई। वो बदहवासी होकर उठ गई। उसके दिमाग में हथौड़े बरस रहे थे। वो ज़ोर ज़ोर से सर झटकने लगी। उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। उसका ख्याल था कि शायद उसने कोई भयानक ख्वाब देखा था, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। धमाके की उस ज़ोरदार आवाज़ के बाद कुछ ऐसी आवाज़ें अब भी सुनाई दे रही थी जैसे कोई इमारत गिर रही हो। उसने छत की तरफ देखा और वो डर गई थी कि कहीं छत उस पर ना आन गिरे। और फिर उस पर एक और हकीकत का इंकशाफ हुआ कि दरवाज़ा चौपट खुला था और वो कमरे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। उसने एक बार फिर सर झटकते हुए कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 9 बजने वाले थे। वो तकरीबन 6 घंटे सोई थी। अगर धमाके की आवाज़ सुनाई ना देती तो शायद वो और भी देर तक सोई रहती। और वो कुछ देर तक बैठी रही, फिर मसहरी से उतर कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे की दहलीज के बाहर कदम रखते हुए उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। उसके ज़हन पर अजीब सा खौफ तारी था। उसका ख्याल था कि दरवाजे से बाहर कदम रखते ही उसे दोबारा अंदर धकेल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। दाएं बाएं एक तवील बरामदा था जिसके आगे महराबे बनी हुई थी। बरामदे के स्तून इतने बड़े थे कि 2 आदमी मिलकर भी उसे अपने बाहों के हिसार में नहीं ले सकते थे। वो एक सतून के पास आकर रुक गई और खौफजदा सी नज़रों से इधर उधर देखने लगी। सामने एक वसीअ अरीज़ मैदान था जिसके वसत में एक 2 मंजिला इमारत बनी हुई थी। इस इमारत के पिछली तरफ खासे फासले पर एक मुस्ततील 2 मंजिला इमारत थी और उसके सामने भी एक तवील बरामदा था जिसके आगे महराबें बनी हुई थी। दाएं तरफ भी एक 2 मंजिला इमारत थी और बाएं तरफ खासी दूर फैसल नुमा दीवार में हवेली का ऊंचा गेट था। गेट के सामने तवील अरीज पोर्च था और दाएं बाएं एक एक कमरा था। उस कमरों का एक एक दरवाज़ा
गेट की तरफ भी खुलता था। ज़रियाब को समझने में देर नहीं लगी कि जब यह किला नुमा हवेली आबाद होगी तो गेट के दोनों तरफ मुहाफ़िज़ खड़े रहते होंगे। हवेली छोटी सुर्ख ईंटों से बनी हुई थी और उसकी तामीर में चूना और सफ़ेद रंग का कोई मसाला इस्तेमाल किया गया था। वो सतून के पास खड़े बड़े गौर से उसे देख रही थी। ईंटों के अंदर कहीं कहीं से मसाला निकल रहा था, लेकिन मजमूई तौर पर वो सतून खासा मजबूत नजर आ रहा था। ज़रियाब मुतवश निगाहों से चारों तरफ देखती रही और उसे अभी तक कोई जी रूह दिखाई नहीं दिया। उसे हैरत थी कि कमरे का दरवाज़ा किसने खोला और दरवाज़ा खोलने वाला कहाँ गायब हो गया। उसे हवेली का कोई ऐसा हिस्सा भी दिखाई नहीं दिया जो कुछ देर पहले ज़मीन बोस हुआ हो, लेकिन फिर भी किसी इमारत के गिरने की वो आवाज़ कैसी थी। ज़रियाब को इस बात पर भी हैरत थी कि उसके बाप का इस हवेली से कोई ताल्लुक था तो उसने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया था। और वह यही कब सब कुछ सोचती हुई बाईं तरफ के बरामदे के साथ आगे को निकले हुए कुशादा पोरज की तरफ देखने लगी। वो बरामदे में छोटे छोटे कदम उठाती हुई पोरज की तरफ चलने लगी। वो पोरज उस इमारत के दरमियान में था। चंद कमरे दाईं तरफ थे और चंद बाईं तरफ। पोरज में एक तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी थी। ज़रियाब ने पोरज में आकर इधर उधर देखा और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर वो एक लम्हे को रुकी और फिर छत पर आ गई। धूप तेज हो रही थी और उसमें खासी चमक थी। ज़रियाब छत पर सीढ़ियों के करीब खड़ी दाएं बाएं देखने लगी। बहुत लंबी चौड़ी छत थी और उसकी एक छत के नीचे कई कमरे थे और दफतन उसे याद आ गया कि रात को उसने छत पर धींगा मुश्ती और फिर किसी के चीखने की आवाज़ें सुनी थी और जैसे उसे ज़िबा किया जा रहा हो, और वो उस तरफ देखने लगी जिस तरफ उसका कमरा था। छत बिल्कुल सपाट थी, वहाँ कोई लाश नज़र नहीं आई। उसने सोचा कि शायद लाश किसी वक्त उठा ली गई होगी, लेकिन अगर उस शख्स को कत्ल किया गया था तो वहाँ खून ज़रूर होना चाहिए। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई छत के उस हिस्से पर आ गई जहाँ उसका कमरा हो सकता था, लेकिन उसे खून का धब्बा या मामूली सा निशान भी दिखाई नहीं दिया। पूरी छत पर धूल की हल्की सी तह जमी हुई थी और कहीं पर किसी के कदमों के निशान भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज हो गई और ये उसका वहमा या ख्वाब नहीं था। रात जब ये आवाज़ें सुनाई दी थी तो वह पूरी तरह जाग रही थी, लेकिन फिर ये सब क्या था। और वह चलती हुई छत के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। सामने तहद्दे निगाह जंगल फैला हुआ था और उस जंगल की दूसरी तरफ कहीं वो छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां से उन अजीबो गरीब और पुरअसरार वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ था। वो छत के किनारे पर आकर नीचे झांकने लगी। ये छत ज़मीन की सतह से तकरीबन 20 फुट ऊंची थी। इमारत के पिछली तरफ 10 फुट के लगभग जगह खाली थी और उसके बाद फसील नुमा दीवार थी। छोटी सुर्ख ईंटों से बनी हुई वो दीवार इतनी चौड़ी थी कि उस पर छोटी कार बेखौफी से चलाई जा सकती थी। और उसे ये इल्म नहीं था कि यह हवेली कितनी पुरानी थी, लेकिन उसकी तारीख सदियों पर मुहित हो सकती थी। उसकी तामीर किला नुमा थी और पुराने ज़माने में नवाब और जागीरदार किस्म के लोग अपने दुश्मनों से महफूज रहने के लिए इस किस्म की किला नुमा इमारतें तामीर किया करते थे, जिनमें मुहाफ़िज़ या फ़ौज के चंद दस्ते भी रखे जा सकें। और इस किस्म की इमारतों में कई महीनों का अनाज भी जमा कर लिया जाता था ताकि दुश्मन के मुहासरे की सूरत में इमारत में मैसूर होने वाले फाका कशी से बचे रहें। ज़रियाब फसील के दूसरी तरफ नहीं देख सकती थी, लेकिन उसे यकीन था कि यह फसील कम से कम 50 फुट ऊंची ज़रूर होगी। ज़रियाब के ख्याल में उस हवेली से फरार होना उसके लिए मुमकिन नहीं था और गालबन इसीलिए उसके कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया गया था। तेज धूप सुइयों की तरह उसके जिस्म में चुभ रही थी और वह छत के किनारे से हटकर सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। अब उसे प्यास और भूख का एहसास भी होने लगा और उसने कल दोपहर 12 बजे के लगभग ट्रेन में खाना खाया था और उसके बाद से अब तक उसने कुछ नहीं खाया था। वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि नीचे पोर्च में भारी कदमों की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। वो दीवार के साथ लाकर खड़ी हो गई। कदमों की वो आवाज़ बरामदे में दाईं तरफ चली गई। ज़रियाब सीढ़ियों से उतरकर पोर्च से होती हुई बरामदे के एक सतून की आड़ में हो गई और उसने झांक कर देखा तो लंबे कद का एक आदमी एक कमरे के दरवाजे में दाखिल होता हुआ नजर आया। ज़रियाब तेज कदम उठाती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां उसने रात गुजारी थी। ज़रियाब का सांस फूला हुआ था और एक अजीब सा खौफ तारी था। वो मुसहरी की पट्टी पर बैठ गई और उसे अपने बेरबत तनफ़्फ़ुस पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। बरामदे में कदमों की आवाज़ फिर सुनाई देनी
और उस मर्तबा ये आवाज़ उसी तरफ आ रही थी। कदमों की ये आवाज़ जैसे जैसे करीब आती गई, ज़रियाब के दिल की धड़कन भी तेज़ होती गई। बिल आखिर कदमों की आवाज़ दरवाजे के करीब आकर रुक गई। ज़रियाब ने सर उठाकर देखा। दरवाजे में एक तवील कामत आदमी खड़ा था। बाहर की रोशनी के पसे मंजर में उस शख्स का चेहरा वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो शख्स चंद लम्हे दरवाजे में खड़ा रहा और फिर अंदर आ गया। अब ज़रियाब उसे वाज़ेह तौर पर देख सकती थी। वो लंबे कद का एक सेहतमंद आदमी था, स्याह पतलून और सफ़ेद शर्ट पहने हुए। उसके बाजू के भरे हुए मसल उसकी ताकतवर होने की गुमाजी कर रहे थे और वो क्लीन शेव था। उसके चेहरे में कोई ऐसी खास बात नहीं थी सिवाय इसके कि जबड़ों की हड्डियां उभरी हुई थीं और बाईं आंख में किसी हद तक भैंगापन था। बाल स्याह लहराइएदार और जो पीछे की तरफ बने हुए थे। मिस ज़रियाब और वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, हवेली में आपके साथ जो ज्यादती हुई उसका मुझे अफसोस है। दरअसल खामस को आपके बारे में मालूम नहीं था। अगर आपकी आमद की इत्तला हो जाती तो मैं खुद आपको लेने के लिए स्टेशन पर आता और आपको तकलीफदा सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। तुम कौन हो? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। उस शख्स की शाइस्तगी से अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने में बड़ी मदद मिली थी। मेरा नाम गोपांग है, उस शख्स ने जवाब दिया। जागीर के मामलात की देखभाल के अलावा इस हवेली की देखभाल भी मेरे फ़राइज़ में शामिल है। मैं कल रात हवेली में मौजूद नहीं था, दरवेशपुर गया हुआ था और आज सुबह सवेरे वापस आया तो खामस ने आपके बारे में बताया। उस अहमक ने आपको कमरे में डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। रात को वो चीख कर आवाज़ भी सुनकर बाहर निकला था। हवेली के गेट के सामने आपको बेहोश पड़े देखकर अंदर ले आया और कमरे में सहरी पर डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे अगर मालूम होता कि आप कौन हैं तो यकीनन आपकी देखभाल करता, लेकिन बहरहाल वो अपने किए पर नादम है। अजीब से नाम है खामस, गोपांग, ज़रियाब बड़बड़ाई। क्या इस इलाके में इसी किस्म के नाम होते हैं? नामों में क्या रखा है? ये अल्फाज तो किसी चीज़ की शिनाख्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप किसी की शिनाख्त के लिए कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। खामद इस हवेली का निगरान है। हवेली के अमूर की देखभाल के अलावा खाना पकाना और जागीरदारान और तमरान की खिदमत भी उसके फ़राइज़ में शामिल है। इस हवेली में कितने लोग रहते हैं? ज़रियाब ने पूछा। तुम पहले आदमी हो जो दिखाई दिए हो। तुम्हारे अलावा तो मुझे यहाँ और कोई नज़र नहीं आया। हवेली में ज़्यादा लोग नहीं हैं, गोपांग ने जवाब दिया। जागीरदार निमरान, खामस और एक नर्स जो जागीरदार निमरान की देखभाल के लिए वक्ती तौर पर यहाँ लाई गई है और मैं ज़्यादातर हवेली से बाहर ही रहता हूँ। महीने में 2 मरतबा डॉक्टर आता है जो जागीरदार निमरान का चेकअप करके एक रात हवेली में गुजारने के बाद वापस चला जाता है। आप दरअसल हवेली के उस हिस्से में हैं जो गैर आबाद है। जागीरदार निमरान हवेली के दूसरे हिस्से में रिहाइश पजीर है। नर्स भी वही रहती है और खामस इस तरफ मसरूफ़ रहता है। शगन का इस हवेली से क्या तल्लुक़ है? कमाल को क्यों कत्ल किया गया? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। शगन, कमाल, वो बड़बड़ाया। और ये दोनों नाम मेरे लिए अजनबी हैं, लेकिन आप किसके कत्ल की बात कर रही हैं मिस ज़रियाब? तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर गोपांग। ज़रियाब ने उसे घूरा। शगन और कमाल छोटे से रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम हैं जो उस जागीर में वाक़या है। गुज़श्ता शाम ट्रेन लेट थी और मैंने 1 हफ्ता पहले ख़त के ज़रिए अपनी आमद की इत्तला दे दी थी, लेकिन हवेली का कोई आदमी मुझे लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचा था। कमाल मुझे छोड़ने के लिए आया था और उसे रास्ते में जंगल में कत्ल कर दिया गया, या शायद मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बदकिस्मत ज़िद में आ गया और मुझे शुबा ही नहीं यकीन है कि उसे शगन ने कत्ल किया था और वो मुझे हवेली की तरफ आने से रोकना चाहता था। और उसका हवेली से क्या तल्लुक़ है? मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता, गोपांग ने कहा। दरअसल छोटे लोगों से मेल मुलाकात में बाद औक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं और मुझे कमाल नामी उस शख्स के कत्ल के बारे में भी कोई इल्म नहीं जिसका अभी अभी आपने जिक्र किया है। मैं खामस से इस सिलसिले में पूछूंगा। ज़रियाब उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखती रही। गोपांग का चेहरा बिल्कुल सपाट था और कई किस्म के तासरात नहीं थे जिनसे कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता, लेकिन ज़रियाब को यकीन था कि वह सब कुछ जानता है और झूठ बोल रहा है। तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरा नाम कैसे मालूम हुआ तुम्हें? ज़रियाब ने पूछा। गोपांग के होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। गालबन 3 दिन पहले वह ज़रियाब की तरफ देखते हुए बोला, जागीरदार निमरान ने आपका जिक्र किया था और बताया था कि आप यहाँ आने वाली हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे ही आपकी तरफ से आने की इत्तला मिले मैं आपको लेने के लिए खुद स्टेशन चला जाऊँ या खामस को भेज दूँ,
लेकिन आपका खत कल शाम के वक्त मुझे दरवेशपुर में मिला। दरवेशपुर में ज़रियाब के लहजे में हैरत थी। खत पर तो मैंने यहाँ का पता लिखा था और वो खत भी तकरीबन 1 हफ्ता पहले पोस्ट किया गया था। 200 मील का फासला तय करने में 1 हफ्ता। आप डाक के निज़ाम से बखूबी वाकिफ़ हैं, गोपांग ने जवाब दिया। बाद औक़ात करीम तरीन मंजिल के खतूत भी 1-1 महीने बाद पहुँचते हैं और बाद खतूत तो अपनी मंजिल पर पहुँच ही नहीं पाते। रहा ये सवाल कि उस पते पर लिखा जाने वाला ख़त दरवेशपुर कैसे पहुँच गया, तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि मेन पोस्ट ऑफिस दरवेशपुर में ही है। छोटे छोटे गांव देहातियों की डाक वहीं से तकसीम होती है। दरवेशपुर में जागीर के मैनेजर का दफ्तर है। डाक खाना वाले अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो खत वहीं पहुंचा दिया गया। पोस्टमैन सिर्फ एक खत के लिए 15-20 मील का फासला तय कैसे करता, और वैसे भी हवेली के पते पर कभी डाक नहीं आती। हो सकता है कि यह खत कल दिन में दफ्तर पहुंचा हो, लेकिन मैंने शाम को देखा था और उस वक्त ज़ाहिर है कि कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए मैं सुबह सवेरे ही यहाँ चला आया। जहाँ पहुँचकर सूरत हाल का इल्म हुआ तो मुझे आपके साथ होने वाली ज़्यादती का बहुत अफसोस हुआ। खामस पता नहीं क्या समझा था और उसने आपको कमरे में डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि आप होश में भी होती तो आप जैसी खातून से किसी को कोई खतरा नहीं हो सकता था। और वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। अभी तुमने बताया था कि जागीर की देखभाल तुम करते हो, लेकिन ये मैनेजर। मैं असिस्टेंट हूँ, गोपांग ने उसकी बात काट दी। मैनेजर का नाम रखेल शाह है और वो आप ही के शहर में रहते हैं। महीने में चंद रोज़ के लिए दरवेशपुर आते हैं तो हवेली का चक्कर भी लगा लेते हैं। वैसे जागीर की तमाम तर देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ही सुपुर्द है और मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। क्या ये जागीर सिर्फ खौफनाक जंगलों पर मुश्तमिल है? ज़रियाब ने पूछा। ये वाकई बड़ी बदकिस्मती की बात है, गोपांग ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। सुना है कि किसी ज़माने में ये जागीर अनाज की पैदावार के सिलसिले में पूरे मुल्क में पहले नंबर पर हुआ करती थी। फिर लेकिन ना जाने क्या हुआ कि फसलें तबाह होती गईं और जंगल फैलते चले गए। अब सिर्फ 20-22 मरबे ऐसे हैं जिन पर अनाज की काश्त होती है। जागीर के मैनेजर रखेल शाह इसी कोशिश में हैं कि हुकूमत के तावन से जंगल साफ करके उन ज़मीनों को दोबारा काश्तकारी के काबिल बनाया जाए। इस मकसद के लिए करोड़ों रुपए की रकम दरकार है। क्या यह हवेली असीब ज़दा है? ज़रियाब ने यह सवाल अचानक ही किया था। मैं समझा नहीं मिस ज़रियाब। गोपांग की आंखों में उलझन सी तैर गई। रेलवे स्टेशन से हवेली के लिए रवानगी के बाद से लेकर कुछ देर पहले तक अजीबोगरीब और पुरअसरार किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहे। तारीख जंगल में कोई हमारा ताक़ब करता रहा और फिर कमाल को कत्ल कर दिया गया। इस हवेली के गेट पर मैंने रेलवे स्टेशन के मुलाजम शगन को देखा तो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गई। आँख खुली तो मैं हवेली के उस कमरे में थी। थोड़ी ही देर के बाद उस कमरे की छत पर 2 आदमियों की भाग दौड़ और धींगा मुश्ती की आवाज़ सुनाई दी और फिर ऐसी चीख सुनाई दी जैसे आपस में लड़ने वाले दोनों में से कोई एक कत्ल हो गया हो। और फिर शायद मैं सो गई थी। थोड़ी देर पहले धमाके की आवाज़ से मेरी आंख खुली। धमाका ऐसा था कि जैसे कोई इमारत गिरी हो। और अभी मैं छत पर भी गई थी और मेरा ख्याल था कि वहाँ कोई लाश पड़ी होगी या हर तरफ खून बिखरा हुआ होगा, मगर छत पर कुछ नहीं था। धूल की तह पर किसी के कदम के निशान भी नहीं थे। आखिर ये सब क्या है? ज़रियाब खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगी। मेरा ख्याल है कि ट्रेन की तवील और तकलीफदा सफ़र और तारीख जंगल ने आपके ज़हन को मुतासर किया है, गोपांग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपके साथ आने वाले कमाल नामी किसी शख्स को कत्ल कर दिया गया होता तो मुझे इस वाक़े का पता चल जाता, लेकिन खामस ने इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया और फिर आपने बाद सवालों का जवाब खुद ही दे दिया है। मसलन छत पर धींगा मुश्ती वाला वाक़या, मगर जब आप छत पर गईं तो कुछ नहीं था। मेरा ख्याल है कि यहाँ आने से पहले आपके इस हवेली के बारे में कुछ पुरअसरार, हैबतनाक और खौफनाक किस्म की कहानियाँ सुनाई गई हैं। ऐसी कदीम इमारतों के सिलसिले में इस किस्म की कहानियाँ मशहूर होती हैं जिनमें हकीकत कम और मुबालगा आराई ज़्यादा होती है। अनसुनी सुनाई कहानियों ने भी आपके ज़हन को मुतासर किया होगा। और वो धमाका जो कुछ देर पहले मैंने सुना था, ज़रियाब ने उसे घूरा। वो धमाका मैंने भी सुना था और ये कोई खौफनाक या पुरअसरार बात नहीं है, गोपांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जागीर के मैनेजर रखेल शाह का इरादा है
कि हवेली से दरवेशपुर तक पुख्ता सड़क तामीर की जाए और उसके लिए पत्थर बाहर से मंगवाने की जरूरत पड़ती और जिस पर अच्छी खासी लागत आती। यहाँ से निसफ मील दूर 2-3 चट्टानें हैं, इसलिए फैसला किया गया कि उन चट्टानों को तोड़कर पत्थर हासिल किया जाए और कई रोज पहले उस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। उन चट्टानों को डायनामाइट से उड़ाया जा रहा है और आपने वही धमाका सुना होगा। गोपांग के खमाश होते ही फिजा में एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। देखा आपने, और मेरे बयान की तस्दीक हो गई और आपका वहम दूर हो गया, गोपांग ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने बातों में अक्सर जागीर के मैनेजर का जिक्र किया है, मालिक का तज़किरा एक बार भी। बात दरअसल ये है, गोपांग ने उसकी बात काट दी। जागीरदार निमरान बूढ़ा हो चुका है और उसकी उम्र 85 के लगभग है। वो गुज़श्ता 1 साल से बिस्तर पर पड़ा है। मैं और मैनेजर रखेल शाह जो भी काम करते हैं जागीर के मफाद में करते हैं। अगर मैंने अपनी बातों में जागीरदार निमरान का कोई तज़किरा नहीं किया तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ जागीरदार निमरान से मिलने आई हूँ और ये मुलाकात कब हो सकेगी? ज़रियाब ने पूछा।